आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब होता है प्लांट के अंदर का स्ट्रक्चर और होने वाले प्रोसेस। प्लांट जैसे हमारा शरीर है ना, तो हमारा शरीर के अंदर की कौन कौन से मैकेनिज्म हैं, क्या क्या प्रोसेस है, उस चीज को स्टडी करना वो हमारा फिजियोलॉजी हो जाएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ऐसा ही प्लांट के अंदर में कौन कौन से प्रोसेस होता है वो प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। जो भी प्रोसेस होते हैं प्लांट के अंदर में वो दो तरह के होते हैं, बनने वाले और टूटने वाले। मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं टोटल। बनने वाले प्रोसेस कैटाबॉलिज्म होते हैं और टूटने वाले प्रोसेस एनाबॉलिज्म होते हैं। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों मिलके क्या बना देते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। इन्हीं मेटाबॉलिज्म का स्टडी करना फिजियोलॉजी है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि प्लांट के अंदर में बनने का काम कौन कौन सा होता है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस दिखेगा, जो मेन कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन का, फैट का सिंथेसिस होगा। तो बनने का काम और टूटने का काम चलता है प्लांट के अंदर में, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। और प्रिंसिपल का मतलब होता है कि उनके कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिसको आप समझते हो, तो प्लांट के अंदर की प्रोसेस को समझ के ये तो सुनिश्चित कर पाओगे कि किस तरह का इन्वायरमेंट प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। और प्लांट के ग्रोथ का सीधा संबंध है किससे, अधिक उत्पादन से। एक कृषि के आदमी को चाहिए क्या, अंततः अधिक उत्पादन चाहिए उस फसल से, उस क्रॉप प्लांट से। तो यदि उसके वो अंदर की फिजियोलॉजी को भी जानकारी रखेगा तो उसको उत्पादन और अच्छा होगा। यही सा प्लांट फिजियोलॉजी का उद्देश्य है कि हम क्यों पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी को, उसके पीछे का एस्पेक्ट है। चलिए, पहले मैं लेक्चर में हिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस करूंगा कि किस तरह से हम देखते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उन्होंने पहले ही प्लांट के बारे में डिस्कवरी किया और हिस्ट्री बनाया। तो हिस्ट्री पोर्शन देखते हैं। सबसे पहले ये शख्सियत है, इनका नाम है स्टीफन हेल्स। तो इन्हें ना फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शख्सियत वो हैं जिन्होंने सनलाइट, सूर्य से आने वाली प्रकाश और पत्तियों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको पहली बार स्थापित किया। इनका मानना था उन दिनों में कि प्लांट की पत्तियां हैं वो सूर्य की प्रकाश को लेकर के फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन वो उस समय में उसे फोटोसिंथेसिस नहीं कहा था। इनको केवल इतना ही पता चल पाया था स्टीफन हेल्स को कि पत्तियां हैं वो अपने शरीर को चलाती हैं सूर्य से आने वाले लाइट को यूज करके। और ये पहला था उस दिशा में बड़ा काम स्टीफन हेल्स को, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं डुट्रोचेट। तो डुट्रोचेट इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था, ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस क्या है ये 1826 में इन्होंने बताया था, और ऑस्मोसिस को एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि जब भी कोई चीज, दो लिक्विड इस तरह से, ये एक लिक्विड है और ये दूसरा उसी लिक्विड का है, ये इस तरह का एक मेम्ब्रेन से, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग है, इस तरह का। तो यहाँ पे इस तरफ वाले में ये पार्ट ए हो गया और पार्ट बी हो गया। पार्ट ए में जो चीज घुला है, मान के चलिए शक्कर घुला है, नमक घुला है, तो ये मान के चलिए शक्कर के मॉलिक्यूल हैं। तो पार्ट ए में शक्कर के मॉलिक्यूल मात्रा 10 है मान के चलिए, और इधर पे शक्कर के मॉलिक्यूल हैं वो 100 हैं। तो ज्यादा किधर है, बी के तरफ में। तो इसका मतलब क्या है कि पार्ट ए कम गाढ़ा है, ये लेस कंसंट्रेटेड है, लेस कंसंट्रेटेड। और गाढ़ा कौन सा है, ये वाला गाढ़ा है, ये वाला पार्ट। तो इस तरह से जब इसने देखा डुट्रोचेट ने कि किसी भी एक लिक्विड को, मतलब लिक्विड घोल को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कर दें। सेमी परमेबल मतलब आधा अधूरा किसी चीज को आने जाने देने वाला। तो जब आप ऐसा कर देते हैं तो इधर पे पानी की मात्रा ज्यादा है और साल्ट की मात्रा कम है, या घोल जो ये है शक्कर है उसके मॉलिक्यूल कम है, तो पानी है इधर से इस तरफ में ऐसे मूव करेगा। मतलब यदि लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और मूव करने वाला चीज क्या है,
पानी, मूव केवल पानी करता है। किधर से? पानी सॉल्यूट के लेस मात्रा से सॉल्यूट के ज्यादा मात्रा पार्ट बी की तरफ मूव करेगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑस्मोसिस। और यहाँ पे ये तभी पॉसिबल हुआ जब वो चीजें दोनों एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ऐसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग थलग हैं दोनों चीजें। समझ में आ गया? और जब ये पिक्चर बी बताता है कि जब यहाँ का पानी इधर चला गया तो इसका लेवल बढ़ जाएगा और इधर का लेवल खाली हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सिनेरियो सीन 2 है, ये सीन 1 है। तो ऑस्मोसिस की एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जो पानी है वो मूव करता है लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। और ऑस्मोसिस प्लांट के केस में इसलिए जरूरी है कि जब आप कोई प्लांट देखते हैं और प्लांट के अंदर का ये जो रूट है, ये जड़ है, ये पत्ती है, तो ये रूट मिट्टी के अंदर जो पानी होता है इसको अंदर लेने का काम इसी प्रक्रिया की वजह से कर पाता है। ये पहली बार ड्यूट्रोचेट ने ऑस्मोसिस को देखा और ये बताया कि प्लांट के अंदर पानी जो घुस पाता है उसके पीछे का कारण यही है। आई होप ये बात समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा एक शख्सियत है ब्लैकमैन। तो ब्लैकमैन एक ऐसे शख्सियत हैं, इन्होंने 1905 में कौन सा ईयर है जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था, जिस समय में IRI का स्थापना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना बिहार के इधर समस्तीपुर एरिया में जो नौलखा नाम का जगह था उस जगह में स्थापित हुआ था। बाद में वो बिहार से भूकंप आ गया उस जगह में, तो 1936 में न्यू दिल्ली में शिफ्ट हुआ। तो ये यही साल है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ब्लैकमैन ने क्या खोजा था उसी वर्ष में। और इस दौर को 1905 को गोल्डन पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं क्योंकि IRI का स्थापना का समय है। तो ब्लैकमैन ने प्लांट के संबंध में एक थ्योरी दिया था। इस थ्योरी का नाम है ऑप्टिमा एंड लिमिटिंग फैक्टर थ्योरी। लॉ इसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑप्टिमा या लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। तो जैसे नाम तो आप जान गए कि ये जो है ब्लैकमैन ने ऑप्टिमा और लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट दिया था। इसे प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर या फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमा कहते हैं। और ये जुड़ा हुआ है किस चीज से? तो उत्तर है प्लांट के ग्रोथ से। अब मैं आपको बताऊंगा एक लाइन में कि ब्लैकमैन का एक बात मानना था कि जो प्लांट होते हैं वो प्लांट कई चीजों से, कई फैक्टर से गवर्न होते हैं। जैसे सूर्य से आने वाले रोशनी, इसे आप लाइट कह लीजिए। लाइट एक फैक्टर है। इस प्लांट के ग्रोथ के लिए लगने वाला महत्वपूर्ण फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इससे प्लांट का प्रभाव पड़ता है कि प्लांट कम ग्रोथ करेगा या कम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के ग्रोथ में होने वाले इंपॉर्टेंट प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है। इस प्रक्रिया में पानी की जरूरत पड़ती है, तो पानी भी जमीन से आता है और यह भी महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके अतिरिक्त प्लांट के ग्रोथ में कई तरह के न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं और हार्मोन्स भी। तो ये हम जानते हैं कि प्लांट के ग्रोथ में कई तरह के फैक्टर अपनी रोल अदा करते हैं सही ग्रोथ में। तो ब्लैकमैन का मानना था कि लगभग ये सारे जो फैक्टर है ना, इनको ऑप्टिमम कंडीशन में रहना जरूरी है, तभी प्लांट सही ग्रोथ पे पहुंचेगा। उनमें से एक भी फैक्टर लिमिट हो गया, कम हो गया, तो फिर प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। ये ब्लैकमैन का सिंपली कहना था, जिसे उन्होंने किस रूप में कहा? लॉ ऑफ ऑप्टिमा फैक्टर या फिर लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। और इसमें ये मान के चलते हैं कि यदि आपने बाकी सारे फैक्टर को ऑप्टिमम मान लिया तो आप किसी एक फैक्टर की वजह से प्लांट के जो ग्रोथ में क्या चेंज आ रहा है इसको आप समझ पाओगे यदि आप लॉ ऑफ ऑप्टिमा या लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के ज्ञान रखते हैं तो, क्योंकि उन्होंने यही बात कहा था। आगे आपको बताना चाहूंगा लिबेक। ये हैं लिबेक, ये जर्मनी से हैं और जर्मनी के एक जाने माने केमिस्ट्री के ज्ञाता थे। ये केमिस्ट्री के दो विधा होते हैं, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा ऑर्गेनिक। ये काम कर रहे थे किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये इन्होंने ज्यादातर चीजें जो कार्बन से बने हुए केमिकल के बारे में स्टडी किया और इनका ना मेजर जो एरिया था वो प्लांट को यूज होने वाले न्यूट्रिएंट पे था।
और वो सारे न्यूट्रिएंट हैं वो ज्यादातर ऑर्गेनिक इन नेचर थे। तो इन्होंने एक जैसे पौधा है, इस पौधे को लगने वाले जो भी न्यूट्रिएंट हैं इसको इन्होंने पाया कि न्यूट्रिएंट हैं। मतलब प्लांट जो चीज कंज्यूम करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए वो क्या चीज है, न्यूट्रिएंट है। ये किसने पाया था, लिबिक ने। इसके पहले, लिबिक के पहले एक साइंटिस्ट थे जेथरो टूल। तो जेथरो टूल तो ये भी समझते थे कि जो पौधे हैं अपनी ग्रोथ के लिए मिट्टी के छोटे छोटे फाइन पार्टिकल खाते हैं, और इसीलिए उन्होंने ना मिट्टी को टिलेज कर करके फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए कहा, और टिलेज शब्द का पहली बार उपयोग किया। उनको ये लगता था कि आसपास कुछ अन्य पौधे जो अनडिजायरेबल हैं, जिसको उन्होंने वीट कहा था जेथरो टूल ने, तो वो उनका मानना था कि वो मिट्टी खा जाएंगे। तो जेथरो टूल को लगता था कि प्लांट जो है मिट्टी खाते हैं, लेकिन ये पहले शख्सियत हैं लिबिक जिन्होंने बताया कि भाई प्लांट जो है ना न्यूट्रिएंट खाते हैं, और इन्होंने टोटल 9 या 10 न्यूट्रिएंट का नाम दिया था अपने टाइम पे, जिसको इन्होंने अनिवार्य प्लांट न्यूट्रिएंट कहा था, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। उसमें तो उन्होंने सोडियम काउंट कर दिया था, जबकि सोडियम आज की तारीख में इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है, जो नया क्राइटेरिया अर्नान एंड स्टाउट ने दिया था उसके आधार पे। तो लिबिक है, इन्होंने 1943 में एक लॉ प्रपोज किया जिसका नाम है लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम यानी मिनिमम होने का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और अपनी लॉ को समझाने के लिए इन्होंने इस तरह का एक कंटेनर उपयोग किया था। इस कंटेनर को बैरल कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरल। तो बैरल एक ऐसा कंटेनर होता है, तो ऐसा चीज होता है जिसमें ना लिक्विड मटेरियल रखा जाता है। जैसे बैरल में पेट्रोल रखा जाता है, बड़े स्केल में शराब रखा जाता है, तो ये इस तरह का ढोल जैसे दिखता है। और इसी बैरल को एग्जांपल लेते हुए लिबिक ने लॉ ऑफ मिनिमम को एक्सप्लेन कहा, और कहा कि जैसे एक बैरल है और बैरल में अलग अलग पट्टी से जुड़ के बना है, तो इन एक पट्टी को मान के चले इतने को आप एक कंपोनेंट मान लीजिए प्लांट के ग्रोथ का, और इसको एक दूसरा आप न्यूट्रिएंट मान लीजिए, इतने को आप नाइट्रोजन मान रहे हैं, इतना को कुछ और। तो इनको मानना था, सिंपल शब्दों में मैं बोलूं तो जो फैक्टर मिनिमम होता है वही सबसे ज्यादा प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करता है। जैसे प्लांट के ग्रोथ में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा पड़ती है, तो नाइट्रोजन का कमी पड़ जाएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसकी प्लांट के शरीर में थोड़ी सी जरूरत पड़ती है, उनमें से भी थोड़ा सा भी कम हो जाए तो प्लांट को भारी नुकसान होता है। ये किसने कहा था, लॉ ऑफ मिनिमम या फिर बैरल कॉन्सेप्ट के रूप में लिबिक ने कहा था, और इन्होंने उस दौर में पहली बार इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के कॉन्सेप्ट को न्यू रखा था कि प्लांट न्यूट्रिएंट खाते हैं। अब आता है 1937 में, ये एक शख्सियत है, नाम है रॉबिन हिल। हिल का संबंध है कि सूर्य की रोशनी है, सनलाइट, ये किस तरह से प्लांट के पत्तियों में ऐसा पड़ता है, और जो फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप है जिसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, उस प्रक्रिया में लाइट की जरूरत पड़ती है, इसकी इन्होंने व्याख्या की थी। किस चीज का, फोटोसिंथेसिस, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है पत्तियों में। वो दो रिएक्शन, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन की प्रक्रिया में क्या क्या होता है, इस चीज का जिक्र किसने किया था, हिल ने किया था, कि लाइट रिएक्शन पहला स्टेप है, इसका बताया था रॉबिन हिल ने। लाइट रिएक्शन क्या है, आई विल एक्सप्लेन इन द कमिंग लेक्चर, फोटोसिंथेसिस वाले में डील करूंगा। अब आपको बताना चाहूंगा मैं कि 1939 में अर्नान एंड स्टाउट का काम। तो अर्नान एंड स्टाउट ये हैं अर्नान, इन्होंने महत्वपूर्ण चीज दिया कि प्लांट के बॉडी में लगने वाले जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, तब पता चल गया था कि प्लांट के बॉडी के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए, पोटेशियम चाहिए और फास्फोरस चाहिए, अन्य और माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए जो मिट्टी से प्राप्त होते हैं प्लांट को। तो ऐसे लगभग जमीन के अंदर में केमिस्ट्री के जितने केमिकल एलिमेंट होते हैं, उनमें से लगभग 90 तरह के एलिमेंट मिट्टी में पाए जाते हैं, और 90 में से केवल कुछ न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट के शरीर में अनिवार्य हैं। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट इसेंशियल हैं प्लांट के बॉडी के लिए, ये इसेंशियलिटी कहना या इसेंशियल कहना, ये 3 क्राइटेरिया के आधार पे किसी भी न्यूट्रिएंट को, एलिमेंट को इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहते हैं।
और ये जो 3 क्राइटेरिया है ये किसने दिया था? अर्नान एंड स्टाउट ने। मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा कि अर्नान एंड स्टाउट ने जो क्राइटेरिया दिया था, 3 क्राइटेरिया, वो क्या थे और इस क्राइटेरिया पे केवल 17 न्यूट्रिएंट इसमें अपने आप को साबित कर पाए कि हम इन तीनों क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। तो आज के तारीख में एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की टोटल संख्या 17 है ऑल प्लांट के लिए, लेकिन जितने भी लेग्यूम है, पल्स है, चिकपी है, उनमें एक कोबाल्ट अलग से है। तो इस तरह से टोटल उसमें 18 हो जाएगा, किसमें? पल्सेस में। बाकी सब में 17 प्लांट न्यूट्रिएंट है। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं। डीजे वाटसन ने लीफ एरिया इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया। देखिए, किसी भी प्लांट का पत्ती बड़ा होता है तो एरिया ज्यादा है, और राइस का पत्ती ऐसा लंबा होता है तो इसका एरिया कम होता है। पत्ती का एरिया सीधा सीधा सूर्य के रोशनी पड़ने का एरिया को बताता है। चौड़ी पत्ती में ज्यादा लाइट पड़ती है और सकरी पत्ती में कम लाइट पड़ती है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये चौड़ी पत्ती वाले हैं, ये फोटोसिंथेसिस ज्यादा एरिया में कर पाते हैं और ये वाले कम एरिया में कर पाते हैं। तो ओवरऑल लीफ का एरिया प्लांट के ग्रोथ को बताता है। तो हमें लीफ का एरिया कई जगह में यूज आते हैं और ये वाटसन ने दिया था। इसके बाद एक महत्वपूर्ण मशीन है, इसका खोज ये है इर्गा, नाम है मशीन का इर्गा, जैसे कमर में बांध के रखे हैं ना, ये इर्गा मशीन है। और इर्गा का फुल फॉर्म क्या होता है? इर्गा में IR का मतलब होता है इंफ्रारेड और G फॉर गैस एनालाइजर। मतलब जैसे यहाँ पे इस तरह का चीज क्या रखा है? इर्गा, और यहाँ पे इसका नॉब ये है, सेंसर इस तरह का है। ये एक ऐसा चीज है जिसको ना आप ऐसा करके पत्तियों में फोकस मारेंगे तो पत्ती का उस पॉइंट का ना कई सारे कंपोनेंट यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाते हैं। जैसे क्लोरोफिल की मात्रा क्या कितना है, ये आप बिना कुछ किए, मतलब इसको ना, ये सेंसर नहीं है, इसमें ना पत्तियों को दबाया जाता है, ये खुद डायरेक्ट यहाँ पे नोट करके बता देता है कि क्लोरोफिल कितना है। समझ में आ रहा है इर्गा का? तो इसमें ना पत्ती के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा और अंततः फोटोसिंथेसिस कितना हो रहा है, इस चीज का ज्ञान दे जाता है। नहीं तो लीफ में क्लोरोफिल की मात्रा क्या है, इसके लिए पत्तियों को तोड़ के पहले निचोड़ के उसका घोल बनाया जाता है और उसके एक्सट्रैक्ट से बाद में कहीं जाकर के ये हम तय कर पाते हैं कि कितना उसके अंदर क्लोरोफिल है। कई सारे मशीन, और उसमें टाइम लगता है, और इस प्रक्रिया में कोई टाइम नहीं लगता। तो इर्गा प्लांट फिजियोलॉजी की दिशा में एक महत्वपूर्ण डिवाइस है। फिर आपको बताऊंगा कि मोन्सी एंड सेकी ने 1953 में लाइट इंटरसेप्शन कोफिशिएंट दिया था। यह है मोन्सी एंड सेकी। इन्होंने कहा था कि सूर्य से आने वाली रोशनी है, इसका कितना % पत्तियों में शोषित कर लिया जाता है, इसके बारे में अपनी बात रखा था। फिर है मेल्विन केल्विन। केल्विन शब्द याद रखो, M केल्विन। तो यह है केल्विन, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो फोटोसिंथेसिस का जो दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप था लाइट रिएक्शन, जिसको किसने दिया था? हिल ने। दूसरा जो स्टेज है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है। कुछ पौधों में C3 साइकिल पूरा करते हुए डार्क रिएक्शन होता है, कुछ में C4 पूरा करते हुए डार्क रिएक्शन होता है, और कुछ में क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म ढंग से डार्क रिएक्शन होता है। तो जो केल्विन है, इन्होंने ना C3 ढंग से, मतलब C3 को कहते हैं केल्विन साइकिल भी कहते हैं, CC यानी केल्विन साइकिल। एक कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एक साइकिल पूरा करते हुए कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, C6H12O6 का। ये कहना था मेल्विन केल्विन का, और इस प्रक्रिया को C3 साइकिल कहते हैं क्योंकि इसका पहला कंपोनेंट जो बनता है वो PGA है, और PGA 3 कार्बन का बना होता है, इसीलिए इस साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। इसी की तरह जैसे मैंने कहा कि दूसरा होता है C4 साइकिल। तो C4 साइकिल है वो 1958 में हैच एंड फ्लैग ने खोजा, और इन्होंने बताया कि किस तरह से भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर का, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब पत्ती के अंदर घुसता है तो वो ना एक साइकिल में कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता, बल्कि दो मतलब एक ही साइकिल होगा लेकिन 2 सेल में से गुजरेगा। तो एक सेल के अंदर आधा प्रोसेस प्रक्रिया पूरा होगा और दूसरा सेल के अंदर बाकी का प्रोसेस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब एंट्री कर जाता है तो फिर यहाँ घुसने के बाद यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, और इस प्रक्रिया में कहीं जा करके वो C6H12 यानी ग्लूकोज का निर्माण कर पाता है।
इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है कि दो सेल में सारी प्रक्रिया होती है, इसे क्रैंच एनाटॉमी कहते हैं, क्रैंच एनाटॉमी। और इस तरह का जो एनाटॉमी है वो किसमें पाया जाता है? तो उत्तर है मेज में, सोरघम में, उनमें पाया जाता है। और क्रैंच एनाटॉमी वाले प्लांट में ही C3 पाथवे डार्क रिएक्शन पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल सही मायनों में कार्बन एसिमिलेशन प्रोसेस है। आई होप आपने प्रोसेस का ऊपर से ज्ञान पाया होगा। ये हिस्ट्री था, तो मेरा काम था कि साइंटिस्ट का नाम और उनके कंट्रीब्यूशन बताना। आने वाले लेक्चर में इन जितने भी C3 C4 बोला हूं मैं आपको, उनके बारे में विस्तृत ज्ञान दूंगा। सो पार्ट 1 के लिए थैंक यू। Now if you're having any questions, so you can ask, then we will continue the discussion.